नमस्कार, राम राम दोस्तों। मेरा नाम सुनील कुमार है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ चल रही थी 500 महत्वपूर्ण प्रश्न की। क्लास नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं दोस्तों। ये क्लास नंबर 3 रहने वाली है, जिसके अंदर हम 30 एमसीक्यूज़ कंप्लीट करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्लास नंबर 1 और 2 की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी दोस्तों। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यूनिवैक एक है, यूनिवैक इज है, यानी कि यूनिवैक एक कंप्यूटर है दोस्तों और इसकी फुल फॉर्म के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर है, अद्वितीय स्वचालित कंप्यूटर है या फिर अमूल्य स्वचालित कंप्यूटर है। यूनिवैक को 1951 में बनाया था दोस्तों। जेपी एकर्ट एंड जेडब्ल्यू मोचली ने बनाया था और ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहलाया था दोस्तों, जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब एज ए मेन कंपोनेंट के रूप में इस्तेमाल हुए थे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब मेन प्रोसेसिंग डिवाइस था जिसको फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल किया गया था और यूनिवैक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में काउंट किया जाता है दोस्तों। 1951 में जेपी एकर्ट एंड जेडब्ल्यू मोचली, दो साइंटिस्ट थे जो यूएसए के रहने वाले थे, उन्होंने इस कंप्यूटर को तैयार किया था और इस कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या रहती है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों, कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले बुनियादी संचालन है। द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर आर, यानी कि कंप्यूटर कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो कौन कौन सी है। अंक गणितीय ऑपरेशन है, यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशन, तार्किक संचालन है, लॉजिकल ऑपरेशन, भंडारण और अपेक्षिक यानी कि स्टोरेज एंड रिलेटिव है, या फिर उपरोक्त सभी है। किसी भी कंप्यूटर के द्वारा कुछ भी बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म की जाती है तो वो कुछ इस प्रकार होती है दोस्तों। पहली दोनों तो होती ही होती है, ये एक पार्ट होता है एएलयू, सीपीयू का, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है दोस्तों, जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। उसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन एएलयू के अंदर दोनों होते हैं। भंडारण मेमोरी यूनिट के अंदर होता है दोस्तों, अपेक्षिक सीपीयू के अंदर ही होता है। तो यानी कि ए बी सी तीनों जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं एक कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर चिप जो है वो दो प्रमुख प्रकार की कौन सी हैं। द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर बाह्य मेमोरी चिप, प्राथमिक मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप, या फिर बी और सी दोनों होती है। तो बाह्य मेमोरी चिप कौन सी होती है दोस्तों, ये एक्सटर्नली अटैच की जाती है कंप्यूटर के साथ में, जैसे कि पेन ड्राइव होगी। अब पेन ड्राइव अगर हम कंप्यूटर के साथ में अटैच ना भी करें तो हमारा काम चल जाता है, तो इसलिए ये प्रमुख में नहीं आएगी। प्राथमिक मेमोरी चिप क्या होती है, इसके अंदर रैम और रोम दोनों को काउंट किया जाता है दोस्तों। ये मदरबोर्ड पे कंप्यूटर के साथ में फिक्स होती है। रोम के अंदर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है और साथ में फर्मवेयर होता है। उसके अंदर जो स्टार्टिंग बूटिंग प्रोसेस होती है वो करवाई जाती है। रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, तब जाके हमारा कंप्यूटर चलता है दोस्तों। तो इसलिए प्राथमिक मेमोरी चिप रैम और रोम दोनों ही प्रमुख होती है। माइक्रो प्रोसेसर चिप क्या होता है, इसको हम सीपीयू बोलते हैं दोस्तों, ये कंप्यूटर का दिमाग होता है, तो ये भी प्रमुख चिप के रूप में होता है। तो बी और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, एक भंडारण क्षेत्र जिसका उपयोग डेटा को उस गति के अंतर की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है जिस पर विभिन्न इकाइयाँ डेटा को संभाल सकती है। A storage area used to store data to a compensate for the difference in speed at which the different units can handle data is, यानी कि एक ऐसा स्टोरेज एरिया या क्षेत्र जहाँ पे
डेटा की गति के अंतर को कम करने के लिए या उसकी क्षतिपूर्ति जो होती है, अंतर में कमी जो आती है, उसको कम करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और ऐसी डेटा इकाइयाँ या यूनिट अलग अलग प्रकार की डेटा की छोटे छोटे टुकड़ों को संभाल सकती है। उसको क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं, बफर कहते हैं, संचायक कहते हैं या पता कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसको हम बफर कहते हैं। अब बफर किस प्रकार कहते हैं, अगर ये बात आपके समझ में ना आई है तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ दोस्तों। जब भी हम कोई ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर किसी भी प्लेटफॉर्म पे वीडियो अगर एक्सेस करते हैं, कोई वीडियो जब हम देखते हैं, एग्जांपल यूट्यूब का ही ले लीजिए। जब हम यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे होते हैं, जब वीडियो के बॉटम एरिया में जब वो जो वीडियो की टाइमलाइन या जो प्ले हेड पट्टी लाल रंग की चल रही होती है कि कितनी वीडियो यहाँ तक चल गई है और कितनी चलनी बाकी है, जब वो प्ले हेड लाल पट्टी के रूप में हमें दिखाई देता है और वीडियो चलती हुई दिखाई देती है, तो उस प्ले हेड से राइट हैंड साइड में कुछ आगे की तरफ हमें एक हल्का ब्राउन सा डेटा भरा हुआ दिखाई देता है, जिसके अंदर हमें लगता है कि आगे पहले से ही वो स्ट्रीमिंग हो सकती है, वीडियो हमारी रुकेगी नहीं। तो उस एरिया को, उस डेटा भंडारण क्षेत्र को या उस यूनिट को हम बफर कहते हैं। वो पहले से ही उस वीडियो का डेटा वहाँ पे स्टोर करके रखता है ताकि वीडियो के चलने में उसकी स्पीड में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए इसको हम बफरिंग कहते हैं दोस्तों, बफर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है, यानी कि कंप्यूटर की किस जनरेशन के अंदर आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट को मेन कंपोनेंट के रूप में यूज किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। पहली पीढ़ी में किया गया था, दूसरी पीढ़ी में किया गया था, तीसरी पीढ़ी में किया गया था या चौथी पीढ़ी में किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन को उठाते हैं दोस्तों। पहली पीढ़ी के अंदर मेन कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब, जिसको हिंदी में निर्वात नली कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया था। दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था मेन कंपोनेंट के रूप में। और तीसरी पीढ़ी के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। और चौथी पीढ़ी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर, बहुत सारी आईसीज को एक साथ जोड़ दिया गया था, उसको क्या बोला गया था? माइक्रो प्रोसेसर बोला गया था। तो वो चौथी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आईसी को किस पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया है, तो आईसी को किया गया है दोस्तों तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? हाइब्रिड कंप्यूटर एक है। हाइब्रिड कंप्यूटर इज ए डिजिटल कंप्यूटर जैसा दिखता है, एनालॉग कंप्यूटर जैसा दिखता है, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों जैसा दिखता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। अब हाइब्रिड कंप्यूटर की अगर बात करें दोस्तों, तो ये किस कैटेगरी में आता है? जब हम कंप्यूटर को क्लासीफाई करते हैं या वर्गीकृत करते हैं टेक्नोलॉजी के आधार पे, तब कंप्यूटर तीन प्रकार का होता है। नंबर 1 डिजिटल, नंबर 2 एनालॉग, नंबर 3 डिजिटल एंड एनालॉग का मिला जुला रूप, जिसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर तो वो कंप्यूटर होते हैं जो 0 और 1 डिजिट पे कार्य करते हैं, जैसे माइक्रो कंप्यूटर इसका एग्जाम्पल हो गया। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग वेव पे कार्य करते हैं दोस्तों, ये डिजिट पर कार्य नहीं करते हैं, जैसे कि तापमान नापना, ये इसके जो सिग्नल है वो घटते बढ़ते रहते हैं, जैसे स्पीडोमीटर हो गया, सिस्मोग्राफ हो गया, वो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। और जो कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के गुण अपने अंदर रखता हो, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों जैसा दिखने वाला कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है दोस्तों? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था, यानी कि चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व यूज हुई थी, एकीकृत परिपथ सर्किट यूज हुए थे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि पीछे भी एक क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, जब इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में पूछा गया था,
तो यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनके अंदर मेन कंपोनेंट कौन सा इस्तेमाल हुआ था उसका जिक्र किया गया है। तो उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व यूज हुई थी दोस्तों फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। ट्रांजिस्टर जो है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल हुए थे। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी, जिसको 1958 में जैक किल्बी ने बनाया था, ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल की गई थी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रंग में उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स हार्ड कॉपी प्रिंट करने के लिए आप खालिस्तान का उपयोग करना चाहेंगे। टू प्रिंट हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज़, यानी कि अगर आप हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स की प्रिंट लेना चाहते हो या आउटपुट लेना चाहते हो तो उसके लिए आप किस चीज़ का उपयोग करोगे। आरजीबी मॉनिटर का उपयोग करोगे, प्लॉटर का करोगे, इंकजेट प्रिंटर का करोगे या फिर लेज़र प्रिंटर का करोगे। तो दोस्तों आरजीबी मॉनिटर तो हो गया आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, और हमसे पूछा क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस पूछा है। प्लॉटर भी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है, इंकजेट प्रिंटर भी होता है, लेज़र प्रिंटर भी होता है। बट इनमें से कौन सा हम यूज करेंगे, तो इनमें से दोस्तों हम प्लॉटर यूज़ करेंगे। प्लॉटर क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि इंकजेट प्रिंटर भी हाई क्वालिटी ग्राफिक्स की आउटपुट देता है, बट जितनी बढ़िया क्वालिटी के अंदर प्लॉटर देता है उतनी हाई क्वालिटी के अंदर इंकजेट प्रिंटर नहीं देता है। ये छोटा प्रिंटर होता है और लेज़र प्रिंटर भी नहीं देता। ये दोनों छोटे प्रिंटर होते हैं और प्लॉटर होते हैं बड़े प्रिंटर। जैसा कि आपने कभी मार्केट के अंदर दुकानों के ऊपर बैनर, फ्लैक्स वगैरह, पोस्टर वगैरह लगे हुए देखे होंगे, तो वो हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स के प्रिंट प्लॉटर के अंदर ही निकाले जाते हैं दोस्तों। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, एक डम टर्मिनल में या पर खालिस्तान होता है। ए डम टर्मिनल हैज़, एक एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर होता है, एक उसकी खुद की व्यापक मेमोरी होती है, स्वतंत्र प्रसंस्करण क्षमता यानी कि इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है, या फिर उसके पास एक कीबोर्ड और स्क्रीन होती है। यहाँ पे एक माउस भी जुड़ सकता था, बट जैसा कि ऑप्शन में एक कीबोर्ड और स्क्रीन बोला गया है। तो टर्मिनल सबसे पहले हमें समझना है दोस्तों, टर्मिनल होता क्या है। टर्मिनल का दूसरा नाम होता है दोस्तों नोड। जब हम कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं, तार का या बेतार का, यानी कि वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क या वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं, तो उसमें दो या दो से अधिक डिवाइस या कंप्यूटर को कनेक्ट करना पड़ता है दोस्तों। जब उस नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होने के बाद में जो कंप्यूटर कहलाते हैं वो नोड या टर्मिनल कहलाते हैं। उन सभी कंप्यूटर में से दोस्तों एक मेन मुख्य कंप्यूटर होता है, बाकी सारे टर्मिनल होते हैं। तो जो मेन मुख्य कंप्यूटर होता है उसी के पास अपना माइक्रो प्रोसेसर होता है, सभी कंप्यूटर उसी माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, टर्मिनल का अपना कोई एम्बेडेड यानी कि उसका खुद का माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है। और जो टर्मिनल सारे मेमोरी यूज़ करते हैं वो भी उसी मेन मुख्य कंप्यूटर की करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी भी कट हो गया दोस्तों। तीसरा इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, यानी कि प्रोसेसिंग भी मुख्य कंप्यूटर से ही करवाते हैं, उसी का सीपीयू यूज़ करते हैं, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन बच गया दोस्तों, एक कीबोर्ड और एक स्क्रीन ही एक टर्मिनल के पास होती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किसके द्वारा मापी जाती है, यानी कि प्रिंटर की जो प्रिंट निकालने की क्वालिटी है या गुणवत्ता है वो कैसे मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है। डॉट प्रति वर्ग इंच में, डॉट प्रति इंच में, प्रति यूनिट समय पर मुद्रित डॉट्स, या फिर उपरोक्त सभी। अगर प्रिंटर की क्वालिटी की बात की जाए तो वो DPI में नापी जाती है दोस्तों, और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है डॉट पर इंच, यानी कि DPI कितने डॉट पर इंच के ऊपर आए या कितने प्रिंट हुई, इस हिसाब से इसकी क्वालिटी को नापा जाता है कि प्रिंटर ने कितना
प्रिंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका तो आंसर हो गया दोस्तों बी, डॉट प्रति इंच यानी DPI। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य भागों के बीच एक भौतिक संबंध के रूप में जाना जाता है। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी है और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य जो भाग हैं उनके बीच में जो भौतिक संबंध होता है, फिजिकल रिलेशन या कनेक्शन होता है, उसको किस नाम से हम जानते हैं? पाथ से, एड्रेस बस से, मार्ग से या उपरोक्त सभी से। तो जो माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी होती है दोस्तों और बाकी के जो कंप्यूटर के पार्ट होते हैं जैसे कि रैम, रोम, सीमोस बैटरी और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें एक बोर्ड के ऊपर लगी होती है, एक सर्किट बोर्ड के ऊपर लगी होती है जिसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं दोस्तों। और उस मदरबोर्ड के ऊपर अलग अलग सर्किट्स होते हैं, 1 और 0 डिजिट के रूप में कुछ रास्ते बने हुए होते हैं और उन रास्तों को हम एड्रेस बस बोलते हैं। उसी एड्रेस बस फिजिकल कनेक्शन की वजह से आपस में समन्वय स्थापित होता है। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसको क्या बोला जाता है? एड्रेस बस बोला जाता है, जो फिजिकल कनेक्शन माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य भागों के बीच में बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, उच्च घनत्व 2 तरफा फ्लॉपी डिस्क खालिस्तान डेटा स्टोर कर सकती है। यानी कि हाई डेंसिटी वाली डबल साइडेड जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो कितना डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में जो 1.44 MB दिया हुआ है, इतना ही डेटा एक हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क स्टोर करवा सकती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अधिकांश IBM PC का मतलब हो गया यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर। IBM एक कंपनी है जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये कह रहा है कि ज़्यादातर IBM के जो पर्सनल कंप्यूटर है उनके CPU, डिवाइस ड्राइवर, मेमोरी, विस्तार स्लॉट और सक्रिय घटक एक ही बोर्ड पर लगे होते हैं। बोर्ड का नाम क्या है? यानी कि बोर्ड का नाम बताना है। जो पर्सनल कंप्यूटर ज़्यादातर IBM के होते हैं, IBM के क्या दोस्तों, कोई भी पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर है किसी भी कंपनी का है, उसके जितने भी पार्ट है, चाहे वो CPU है, डिवाइस ड्राइवर है, मेमोरी है, विस्तार स्लॉट है या उसके सारे सक्रिय घटक है, वो एक बोर्ड पे लगे होते हैं और उस बोर्ड को हमें एक सर्किट बोर्ड बोलते हैं और उस सर्किट बोर्ड का जो नाम होता है वो मदरबोर्ड होता है दोस्तों। ऑप्शन बड़े अजीब दे रखे हैं बाकी के, ब्रेड बोर्ड, फादर बोर्ड, डॉटर बोर्ड, ऐसा कोई नाम होता ही नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उस बोर्ड का नाम क्या होता है? मदरबोर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ? 1900 में, 1904 में, 1906 में, 1910 में। वैक्यूम ट्यूब एक मेन कंपोनेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया था दोस्तों फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर जो वैक्यूम ट्यूब एज ए मेन कंपोनेंट इस्तेमाल हुआ था उसको जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने 1904 के अंदर, 1904 के अंदर इसको इन्वेंट किया था या बनाया था, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिजिटल कंप्यूटर मुख्य रूप से खालिस्तान में विकसित किया गया था। द डिजिटल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड primarily in डैश USSR, जापान, USA, UK। कंट्री के नाम दिए हुए हैं दोस्तों। डिजिटल कंप्यूटर को सबसे ज़्यादा कहाँ पे विकसित किया गया था? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों USA यानी कि अमेरिका के अंदर जो डिजिटल कंप्यूटर है वो सबसे ज़्यादा अभी भी बनाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा विकसित या डेवलपमेंट USA के अंदर ही हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? आंकड़ों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना कहलाता है। द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड।
तार्किक क्रम क्या होता है दोस्तों? मतलब अगर हम कोई भी डेटा या कोई भी आंकड़े अगर हम तार्किक क्रम मतलब A to Z या Z to A, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर या एक लॉजिकल सीक्वेंस जिसका कुछ मतलब निकलता हो उसमें जमाना चाहते हैं, व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो उस प्रक्रिया को या उस चीज़ को हम सॉर्टिंग बोलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर की भाषा में उसको क्या बोला जाता है? सॉर्टिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? अबेकस पहला था, अबेकस वॉज द फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, मैकेनिकल कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था या मैकेनिकल कैलकुलेटर था? तो दोस्तों सबसे पहले जो डिवाइस आया था जब कंप्यूटर का उद्भव या उसकी उत्पत्ति हुई थी, तो दुनिया के अंदर सबसे पहला डिवाइस अबेकस आया था, जिसको बनाने का श्रेय चाइना को जाता है। लगभग 3000 BC पूर्व 3000 BC पूर्व अबेकस इन्वेंट किया गया था चाइना के द्वारा। तो इससे पहले का थोड़ा सा मैं तथ्य बता देता हूँ आपको। इसको सबसे पहले बेबीलोन और मेसोपोटामिया के लोगों ने इन्वेंट किया था, बनाया था, और बाद में व्यवस्थित रूप से इसको दुनिया के अंदर लेके आई चाइना कंट्री। और चाइना कंट्री के जो मेन मुख्य अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात की जाए तो ली काई चेन नाम का एक पर्सन था, उसने अबेकस को इन्वेंट किया था, उसी का नाम आगे आता है। वैसे एग्ज़ाम के अंदर सीधा कंट्री का नाम पूछा जाता है तो उसके अंदर हम चाइना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अबेकस को किसने बनाया था? 3000 BC पूर्व चाइना ने बनाया था। तो उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो बने नहीं थे, ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबेकस पहला क्या था? मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था, यानी कि मैकेनिकल कैलकुलेटर कहलाया था। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है? निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन और मेमोरी एड्रेस एंड मेमोरी एड्रेस डैश द्वारा दर्शाया गया। इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो चाहे इंस्ट्रक्शन हो, चाहे कोई डेटा हो, चाहे कोई मेमोरी एड्रेस हो, तो दोस्तों उसको 0 और 1 के कोड के अंदर कंप्यूटर में दर्शाया जाता है और उस कोड को हम बाइनरी कोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक साथ एकीकृत फ्लिप फ्लॉप के एक सेट को कहा जाता है। ए सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड। यानी कि एक साथ कई फ्लिप फ्लॉप को मिला दिया जाए, एकीकृत कर दिया जाए, तो उस सेट को क्या कहा जाएगा? तो सबसे पहले दिया हुआ है काउंटर, योजक, रजिस्टर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर मेमोरी चैप्टर की बात की जाए दोस्तों, मेमोरी वाले टॉपिक की बात की जाए कंप्यूटर के अंदर, तो बेसिकली हम पढ़ते हैं कि मेमोरी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी को सहायक मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंदर हम रैम रोम को पढ़ते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में हम CD, DVD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव वगैरह ये चीज़ें पढ़ते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के अलावा भी कुछ एक मेमोरीज़ होती हैं जो कंप्यूटर के द्वारा यूज की जाती है, जैसे कि वर्चुअल मेमोरी होती है और आपकी कैश मेमोरी होती है, CPU रजिस्टर्स होते हैं। तो जो CPU रजिस्टर्स होते हैं वो अपने आप में CPU की एक मेमोरी होती है। तो सबसे फास्ट मेमोरी की अगर बात की जाए कंप्यूटर के अंदर, तो रजिस्टर को सबसे फास्ट मेमोरी कहा जाता है और सबसे स्लो हार्ड डिस्क को कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन में आ भी जाए और 4 ऑप्शन दे दे और उनमें रजिस्टर ऑप्शन हो, तो रजिस्टर को हमें टिक करना है दोस्तों। सबसे फास्ट मेमोरी रजिस्टर को कहा जाता है और वही रजिस्टर कई फ्लिप फ्लॉप को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए, एकीकृत कर दिया जाए और उनका एक सेट बना दिया जाए, उसको क्या कहा जाएगा? रजिस्टर कहा जाएगा। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। रजिस्टर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है? चिप बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विच इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप। बस का,
नियंत्रण इकाई यानी कंट्रोल यूनिट का, अर्धचालक सेमीकंडक्टर का, केवल ए और बी ओनली। यानी कि इसमें पूछा गया है जो चिप बनाई जाती है दोस्तों, जो कंप्यूटर के अंदर ज़्यादातर चिप्स लगती है, जैसे रैम भी एक चिप है, माइक्रो प्रोसेसर भी एक चिप है, रोम भी एक चिप है। तो ये सर्किट बोर्ड पे जो मदरबोर्ड के ऊपर अलग अलग मेमोरी या अलग अलग डिवाइसेज, अलग अलग चीज़ें लगी हुई होती है, हार्डवेयर पार्ट, वो लगभग उसके अंदर चिप का प्रयोग होता है। और उस चिप का बनाने के लिए, उस चिप को बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो बस तो हो नहीं सकती, बस तो एड्रेस बस होती है बोर्ड के ऊपर। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का पार्ट होता है दोस्तों, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी अर्धचालक ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों? नेपाल में पेश किया गया पहला कंप्यूटर था IBM 1400, IBM 1401, 1402, IBM 650। यानी कि नेपाल कंट्री के अंदर सबसे पहला जो कंप्यूटर पेश किया गया था वो IBM 1401 था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? मैनेमोनिक मेमोरी ट्रिक का प्रयोग निम्न में से किस भाषा में किया जाता है? यानी कि मैनेमोनिक कुछ कोड होते हैं दोस्तों, वो एक मेमोरी ट्रिक होती है जो किसी न किसी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल की जाती है, और यही पूछा गया है। मशीनी भाषा में की जाती है, असेंबली भाषा में की जाती है, उच्च स्तरीय भाषा में की जाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मशीन लैंग्वेज जो होती है ये सिर्फ कंप्यूटर समझता है दोस्तों, इसके अंदर 0 और 1 दो कोड इस्तेमाल होते हैं। असेंबली जो भाषा होती है, असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज के अंदर काउंट होती है दोस्तों, इसके अंदर कुछ कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और उन कोड को बाद में असेंबलर की सहायता से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जो कोड असेंबली भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हीं कोड को मैनेमोनिक मेमोरी कोड बोलते हैं दोस्तों। वही मेमोरी ट्रिक होती है जो मैनेमोनिक मेमोरी ट्रिक कहलाती है, असेंबली भाषा में यूज़ होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। और जो उच्च स्तरीय लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, इसके अंदर कोई मैनेमोनिक कोड इस्तेमाल नहीं होते हैं। इसके अंदर तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल किया जाता है इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कंप्यूटर भाषाओं में निर्देश शामिल है। इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर लैंग्वेजेस कंसिस्ट ऑफ, यानी कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस होती है उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसमें क्या क्या शामिल है? ऑप कोड है, ऑपरेंड है, उपरोक्त दोनों है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अंदर ऑप कोड और ऑपरेंड दोनों होते हैं, क्योंकि जब कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं उसमें जो निर्देश लिखे जाते हैं इंस्ट्रक्शन, चाहे वो लो लेवल लैंग्वेज हो चाहे हाई लेवल लैंग्वेज हो दोस्तों, उसमें जब वो सोर्स कोड लिखा जाता है और उसको जब ऑब्जेक्ट कोड के अंदर बदला जाता है ट्रांसलेटर के द्वारा, तो ऑब्जेक्ट कोड मशीन भाषा में होता है। तो उसके अंदर भी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो 1 और 0 की फॉर्म में होती है। तो वो 1 और 0 की फॉर्म होती है, तो 1 को ऑप कोड बोला जाता है और 0 को ऑपरेंड बोला जाता है। यानी कि उसके दो पार्ट हो जाते हैं इंस्ट्रक्शन के, तो एक को ऑप कोड बोला जाता है और एक को ऑपरेंड बोला जाता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कौन सी पीढ़ी या कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी अभी भी विकास की प्रक्रिया में है? विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस? चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, छठी पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी? तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से दो ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए, क्योंकि कंप्यूटर की टोटल 5 ही पीढ़ियाँ हैं, 6 पीढ़ी और 7 पीढ़ी। छठी और सातवीं कोई पीढ़ी है ही नहीं कंप्यूटर की जो अभी काम चल रहा है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हम अभी भी यूज कर रहे हैं दोस्तों। चौथी पीढ़ी के अंदर एज ए मेन कंपोनेंट माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बेस पे, और जिसकी टाइमिंग भी 1971 या 1975 के आसपास से 1989 तक रही थी।
तो ज़्यादातर 1971 से 1989 के बीच में 4th जनरेशन के कंप्यूटर का टाइम रहा था, और 1989 से और करंट तक अभी वर्तमान के अंदर जिस पीढ़ी पे काम चल रहा है, जिसके विकास में, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया गया था, रोबोटिक्स को यूज किया जा रहा है, वो 5वीं पीढ़ी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5th जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है, बाएं या दाएं संचालन को स्थानांतरित करने के लिए या करने की अनुमति देने के लिए आयोजित एक रजिस्टर को कहा जाता है। ए रजिस्टर ऑर्गेनाइज्ड टू अलाउ टू मूव लेफ्ट और राइट ऑपरेशन इज कॉल्ड, यानी कि ऑपरेशंस को, संचालन को लेफ्ट या राइट में मूव करवाने के लिए कौन से रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। काउंटर, लोडर, योजक, शिफ्ट रजिस्टर। यानी कि रजिस्टर हमने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन के अंदर किया था, सबसे फास्ट मेमोरी होती है, इसका अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर दोस्तों। सीपीयू की खुद की मेमोरी होती है। तो जब हम एक ऑपरेशन को, संचालन को लेफ्ट या राइट में मूव कर रहे हैं, इट मीन्स हम उसको क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर दिया हुआ है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मूव करवाने के लिए चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट रजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे लोकप्रिय प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा था। IBM 650, IBM 360, IBM 1130, IBM 2700। तो दोस्तों फर्स्ट जनरेशन में जो भी कंप्यूटर बने थे, जैसे कि यूनिवैक हो गया, एडवैक हो गया, एनिएक हो गया, काफ़ी पॉपुलर कंप्यूटर बने थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। उन्हीं में से एक सबसे प्रथम, सबसे लोकप्रिय जो कंप्यूटर था, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, वो IBM 650 था। और सबसे पहले जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो ENIAC बना था, जो JP Eckert एंड JW मोचली ने बनाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर ए IBM 650। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर था प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर IBM 650। वैसे तो और भी बहुत थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, जैसे कि यूनिवैक था, ENIAC था, एडवैक था, एडजैक था। तो ये 3-4 कंप्यूटर और थे, अच्छे ये भी थे। सबसे पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ENIAC था, उसके बाद में IBM आया था, मतलब कई दिन बाद में, काफ़ी दिन बाद में। तो IBM सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो IBM 650 जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेपियर बोन के प्रत्येक सेट में खालिस्तान छड़ें होती हैं। ईच सेट ऑफ नेपियर्स बोन्स कंसिस्टेड ऑफ डैश रोड्स। अब ये नेपियर बोन क्या है दोस्तों, जब कंप्यूटर का उद्भव हुआ था, जब अबैकस बना था, अबैकस के बाद में अलग अलग डिवाइस आते गए और कंप्यूटर का विकास होता गया। उसके बाद में चार्ल्स बेबेज के डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन आए, एक कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति आई। उसके बाद में काफ़ी अच्छा कंप्यूटर का विकास हुआ। तो इसी उद्भव के दौरान 1617 में, 1617 में नेपियर बोन्स नाम की एक मशीन, एक डिवाइस बनाई थी, जो कि जॉन नेपियर ने बनाई थी दोस्तों 1617 में। तो उसके अंदर कुछ रोड्स लगी हुई होती थी, उसके हिसाब से उसमें कैलकुलेशन होता था। तो वही पूछा गया कि उसके अंदर वो रोड जो है वो छड़ें कितनी थी। तो वो टोटल 11 छड़ें होती थी उसके अंदर दोस्तों, एक सेट के अंदर, एक सेट के अंदर 11 छड़ें होती थी उसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, BCD है, BCD इज, यानी कि BCD की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है कि BCD क्या है। तो BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल है, बिट कोडेड डेसिमल है, बाइनरी कोडेड डिजिट है, या बिट कोडेड डिजिट है। तो BCD की फुल फॉर्म यहाँ पे है बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में कब और किसके द्वारा पेश किया गया था। व्हेन वाज द वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन द मार्केट एंड बाय होम। हैवलेट पैकर्ड 1980, एप्सन 1981 इन्वेंटेड इन जुलाई 1980, लैपलिंक ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर INC 1982,
टेंडी मॉडल 200 1985। ये सभी अलग अलग लैपटॉप के नाम दिए गए हैं। इनमें से हमें ये बताना है दोस्तों कि ऐसा कौन सा लैपटॉप है जो कंप्यूटर बाज़ार में दुनिया का पहला लैपटॉप कहलाया, वो कब और किसके द्वारा पेश किया गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एप्सन नाम की जो कंपनी है, इसने मार्केट के अंदर दुनिया का पहला लैपटॉप उतारा था 1981 में। 1981 में तो इसको पेश किया गया था, तो करेक्ट आंसर तो यही रहेगा, एप्सन 1981। लेकिन इसको इन्वेंट के लिए पूछ लिया जाए तो इन्वेंट जुलाई 1980 के अंदर इसको आविष्कार किया गया था या इन्वेंट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी से ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किए गए थे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, चलाता है। जैसे कि हम मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल के अंदर हम बोलते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड का है ये मोबाइल। एप्पल के अंदर iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। ऐसे ही हम लैपटॉप्स के अंदर या माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ज़्यादातर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 ये यूज़ करते हैं दोस्तों। तो यही पूछा गया है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को चलाता है, ऑपरेट करता है, वो किस पीढ़ी से विकसित किए गए थे, यानी कौन सी पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया गया था। पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में या फिर चौथी पीढ़ी में। तो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी का हम जिक्र तो कर ही चुके हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया गया था, यानी कि लाया गया था। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम बनते गए और कंप्यूटर के अंदर हम उसको यूज करते गए और चलाते गए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आपको अच्छे लगे होंगे, होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो की PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जा कर के आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आगे आने वाली PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो PDF मैंने शेयर कर रखी है या करूँगा वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।